हाँ सर। हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाइए। बस बेटा, दूध हो रहा हो तो भरो। ये लो। एक्सक्यूज मी, अगर एक पीए के फंक्शन में कोई एमडी खुद चल कर आए और इतना महंगा तोहफा दे तो सारा स्टाफ यही सोचेगा ना कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। तो आज आप सबके सामने बता दीजिए कि हमारे बीच आखिर किस तरह का रिश्ता है। ये जरा रिजर्व टाइप के हैं, इसीलिए इतनी सारी औरतों के सामने शर्मा रहे हैं। मैं ही बता देती हूँ कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले यही हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि एक एमडी की बीवी अपना घर छोड़कर अपने मायके में क्यों रहती है, तो मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए? पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है जो इतना शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कुछ लोग इंटर रिलीजन मैरिज भी करते हैं, कुछ लोग मंगलसूत्र बांधे बिना भी शादी करते हैं, पर हमारी मैरिज है समथिंग डिफरेंट। 21वीं सदी में मेरे हस्बैंड ने निकाला एक एग्रीमेंट मैरिज, जिसके मुताबिक मुझे 1 साल के लिए उनके साथ रहना था। टेम्पररी वाइफ बनाने के लिए बनाया गया था ये एग्रीमेंट, और उस 1 साल के अरसे में वो मुझे परखना चाहते थे। अगर मैं अपने स्वभाव से उन्हें खुश कर सकी तब वो सोचेंगे कि अपनी इस टेम्पररी वाइफ को परमानेंट किया जाए या ना किया जाए, और अगर इस 1 साल में मैं इम्प्रेस नहीं कर पाई तो वो मुझे निकाल देंगे। सॉरी, मुझे बाइज्जत मेरे घर पर छोड़ दिया जाएगा। ही इज अ नाइस जेंटलमैन। अब आप कहेंगे कि उस 1 साल में इन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया, तो ये पूछिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। उस 1 साल के दरमियान कभी कभी इन्होंने मुझे अपनी बीवी समझा, और मैंने भी एक अग्रीमेंट वाली वाइफ की तरह वो ड्यूटी पूरी भी की। लेकिन एग्रीमेंट पूरा होने के बाद इन्होंने मुझे भेज दिया। अब ये बात बहुत ताज्जुब की लगती है कि मेरे एग्रीमेंट वाले पति को मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर घर भेजने के बाद मुझसे प्यार हो गया। फिर मेरे लिए एक कंपनी खरीदी जो लॉस में चल रही थी, और एक बस भी चलवाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। फैक्ट्री खरीदना, बस चलवाना बिजनेस नहीं था, वो आपका प्यार जीतने का बहाना था। तुम्हारे एमडी ने खुद कहा कि मेरे लिए उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। अचानक ये फीलिंग कहाँ से आ गई? या एग्रीमेंट के लिए कोई और लड़की नहीं मिली? प्रिया, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह जानता हूँ बेटे, लेकिन अब इसे अपनी गलती पर अफसोस है, तभी तो ये वापस आया है। तुम इसे माफ कर दो बेटी, प्लीज। सॉरी सर, जब चाहा गुड़िया समझकर खेला, जब चाहा उस गुड़िया को फेंक दिया। बिना फीलिंग्स का एग्रीमेंट करके इन्होंने मेरी फीलिंग्स को बुरी तरह तोड़ दिया। फिर भी आप कहते हैं मैं माफ कर दूं? प्रिया, अगर तू सचमुच इतनी ही नाराज थी तो इन्हें फंक्शन में बुलाया ही क्यों? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ सर की बहू हूँ या उनके बेटे विजय की वाइफ हूँ। समाज में इस बात का ढिंढोरा पीटने का मुझे कोई शौक नहीं है। माँ, मेरा पति कौन है ये बताए बिना मैं रह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का बाप कौन है ये बताने के लिए मैंने दुनिया भर के लोगों की भीड़ को यहाँ बुलाया, ताकि कोई मेरे बच्चे को नाजायज कहकर न बुलाए। यहाँ आने के लिए थैंक्स, अब जाइए। प्रिया बेटी, तुम्हारी कोख में मेरे खानदान का वारिस है। क्या तुम इन बातों से ये साबित करना चाहती हो कि इस आने वाले बच्चे के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं है। आपका इस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं है। वो शादी का एग्रीमेंट वो मेरे साथ हुआ था, उसमें हमारे सालाना रिश्ते से होने वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं लिखा था। आपका इस बच्चे पर अधिकार बिल्कुल नहीं बनता। एक टेम्पररी वाइफ की सेवाओं के बदले में दिया गया एक गिफ्ट है ये। एग्रीमेंट ने मुझे चाहे जितने भी दुख दिए हो, पर अब यही मेरा सहारा है। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे इस बच्चे पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शाबाश। हमारी इस 1 साल की शादी में जितने दुख तुमने सहे थे, जितनी कुर्बानियां तुमने दी थी, उन्हें बखूबी सुनाकर लोगों की सिंपैथी हासिल कर ली तुमने। तुम्हारी ये दुख भरी दास्तान सुनकर सब लोग यही कहेंगे
कि कितना बुरा इंसान हूं मैं। गुड परफॉर्मेंस। लेकिन तुमने अपनी इस दुख भरी कहानी में सब कुछ सुनाया, पर एक बात बताना भूल गई। सच में भूल गई हो या नाटक कर रही हो? बस अभी तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कितना हंगामा मचाया था तुमने। क्या अब किसी ने जबान खींच ली तुम्हारी? तुमने ये सारे सवाल पूछने के लिए इतने दिन इसी फंक्शन का इंतजार क्यों किया? शादी में मंगलसूत्र बांध रहा था तब भी पूछ सकती थी ना। उसी समय मंगलसूत्र फेंक देना चाहिए था और हमारी शादी की उस 1 साल की एग्रीमेंट को भी तभी के तभी फाड़ देना चाहिए था। हा? क्यों नहीं फाड़ा? हे, तुम जानती थी कि जो 1 साल का एग्रीमेंट मैंने बनाया था वो बिल्कुल गलत था। ये मैं मानता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर मैं यहाँ की परंपरा नहीं जानता था। यहाँ शादी को जितना पवित्र मानते हैं उतना अमेरिका में नहीं माना जाता। वहाँ दिल से दिल मिल गए तो लोग साथ में रहते हैं, वरना अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त बने रहते हैं। उस देश में यहाँ जैसा कोई बंधन नहीं है। पति पत्नी का साथ रहना ना रहना उनका फैसला है, समाज और परिवार का नहीं। मैंने वहाँ मर्दों को 2 बार शादी करते देखा है और कभी कभी औरतों को 5 बार। जब तक मैं हमारी ये परंपरा समझ नहीं पाया, मुझे अपने उस एग्रीमेंट मैरिज में कोई भी बात गलत नहीं नजर आई। लेकिन प्रिया, हमारे इस समाज में शादी का क्या मतलब है तुम जानती थी। मंगलसूत्र की क्या मर्यादा है तुम जानती थी। इस देश में पत्नी को पति के साथ हमेशा रहना चाहिए ऐसा समाज कहता है, ये भी तुम जानती थी। तुम ये सब कुछ जानती थी। पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है, ये बात तुमने खुद मुझसे कितनी बार कही थी, फिर भी तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हुई? बताओ, अब सिर क्यों झुक गया तुम्हारा? हाँ? ये विश्वनाथ जी के बेटे को यहाँ का कल्चर पता नहीं है तो उसे वो सिखाने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हो गई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बुरी आदतों को बदलकर मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम पत्नी बनकर मेरे घर पर आई थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी। अपने बहन के हार्ट के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के लिए तुम्हें दहेज चाहिए था। भाई के लिए नौकरी चाहिए थी और इस सब के लिए विश्वनाथ जी जैसे अमीर आदमी का पैसा चाहिए था। और मैं बन गया क्रेडिट कार्ड। और तुम्हारे शातिर दिमाग ने यह प्लान बनाया कि मेरे जरिए तुम अपने परिवार की मुसीबतों को दूर कर सकती हो और तभी तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया। कितनी चालाकी से मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया है तुमने, और अब कह रही हो कि यह सब मेरी गलती है। और क्या कहा था तुमने? हा? कितनी बेशर्मी से तुमने कह दिया कि मेरे शरीर की भूख को मिटाने के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैं और तुम 1 साल करीब करीब 365 दिन एक ही कमरे में एक छत के नीचे सोए थे। कभी कभी मैं होश में होता और कभी कभी नशे में घर आ जाता, लेकिन क्या एक बार भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या कभी तुम्हारा रेप किया है मैंने? तुमने अपना हाथ बढ़ाया इसीलिए मैंने थाम लिया। इस देश में किसी लड़की को पटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ 50 रुपए के फूल और 10 रुपए की चॉकलेट ही काफी है। पर मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ता। छोटी सी स्माइल ही कर देता ना, तो पूरे 1 साल तक एक लड़की हर 1 घंटे एक नई लड़की मेरे साथ रहती। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, पर मेरी ये फितरत ही नहीं है। आई एम नॉट अ वुमनाइज्ड। हाँ, ये सच है कि उस 1 साल में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम अलग हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरी बात का यकीन करो। अपने नाम के साथ तुम्हें मेरा नाम जोड़ने में शर्म आती है, पर फिर भी अपने इस आने वाले बच्चे को तुम मेरा नाम देने पर तुली हुई हो। यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास किस बिना पर छोड़ जाऊं? जिस तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाई है वैसे मेरे बच्चे को नहीं पहुंचाओगी, इसकी क्या गारंटी है? अगर चाहूं तो कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे को ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी बच्चे की परवरिश में उसकी मां की ममता की अहमियत उसके बाप के पैसों से ज्यादा होती है। मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मेरे जैसा बने, इसीलिए हमारा ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा होगा। प्लीज उसका ख्याल रखना प्रिया। प्रिया वो एक औरत ही होती है जो किसी मर्द की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, और वो एक औरत ही होती है जो एक मर्द के आंसुओं की वजह बन जाती है। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। विजय, विजय, ये बच्चों की तरह क्यों रो रहा है यार? इतना इमोशनल मत हो। तुझे अपने आप को संभालना होगा। प्लीज रो मत, शांत हो जा। मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकता।
तू तो मुझे अच्छे से जानता है ना, मैं कभी रोया हूं क्या? लेकिन उसने रुला दिया यार। ये शंकर, तुम्हारी बहन है ना, उससे मैंने शादी से पहले प्यार नहीं किया था, और शादी के बाद उसके घर छोड़ने तक भी मुझे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं उससे सचमुच प्यार करता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर वो समझती ही नहीं। वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करने को भी तैयार नहीं है। जीजा जी, एक ना एक दिन वो आपके प्यार को समझेगी और वापस आएगी। वो नहीं आने वाली, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना। अपनी जिद की वजह से वो यहाँ नहीं आएगी। एक आखिरी कोशिश तो करके देखो, बात करने से वो जरूर वापस आ जाएगी। ये नामुमकिन है। मैं उसके लिए मर भी जाऊं ना तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। तुम वहां जाओगे तो बहुत पछताओगे। जो होगा देख लेंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे और वापस उन्हें लेकर ही यहाँ आएंगे। आंटी जी, वो टपोरी यहाँ आया था क्या? वो तो नहीं आया, क्या हुआ? कहीं वो विजय के पास तो नहीं पहुँच गया? पर हुआ क्या, बताओ तो। आप तो ऐसे करिए जैसे आपको मालूम नहीं। हमारा कंपनी मैनेजर और आपका वो 7 टाइम्स जेल तोड़कर भाग गए हैं और हाथ में चाकू लेकर विजय को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अरे इन्हें छोड़ो, हम दोनों चलकर उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। आंटी जी, अगर विजय यहाँ आए तो उसे जाने मत दीजिएगा, सावधान रहिएगा, उसकी जान को खतरा है। जल्दी जा बेटा। माँ, इन दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? शंकर, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। माँ, वो टपोरी जेल से भाग गया है। उसने मुझे बहुत मारा पीटा माँ, और जीजा जी के बारे में पूछने लगा और कहने लगा कि जल्दी से बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर मैंने नहीं बताया माँ। मुझे तो डर लग रहा है कि वो जीजा जी को जान से ना मार